परिचित होंगे हम लोग, कुछ लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटी के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था को देखने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा ही काम करता है क्या माइक है? हेलो, ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको पता है कि आप लोग मेंस की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो मेंस की एग्ज़ाम आपको देनी है। तो मेंस किसी भी परीक्षा का पास करने के लिए या किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बेसिक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम को यदि आपको पास करना है या उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो पूरी स्ट्रीम्ड होनी चाहिए, एक सही दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न ये आएगा कि ये दिशा सही है कि नहीं, हम कैसे जानें? हम जो पढ़ रहे हैं या हम जो सीख रहे हैं या हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं? तो कैसे पता करेंगे? तो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी दिशा सही है कि नहीं या आपकी क्या दिशा हो, ये निर्धारित करने के लिए आपको तीन चीज़ों पे डिपेंड करना है। ठीक है, पहला चीज़ क्या होगा? क्या चीज़? सिलेबस। ठीक है, आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप में से बहुत लोग यूपीएससी भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। कितने लोग हैं ऐसे जो आईएएस के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें वो भी देना है? 1 2 3, कुछ धीरे धीरे उठ रहे हैं, मतलब कुछ कहते हैं हाथ उठा दो, सर को पता थोड़ी चलेगा। तो आप लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा है क्या? मेंस का किसने किसने देखा है? ईमानदारी से भी पूछेंगे, लाइन बाय लाइन याद है हमें? ठीक है, चलिए ठीक है, हमें भी नहीं याद है, टेंशन नहीं लीजिए। तो यूपीएससी का सिलेबस यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो बहुत अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को तैयार किया है। उसमें एक एक चीज़ें, एक एक कॉन्सेप्ट वो लाइन बाय लाइन उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब कंपेयर करें कि बीपीएससी, बीपीएससी के पाठ्यक्रम को कितने लोगों ने देखा है? पाठ्यक्रम सिलेबस देखा है? हमें तो लग रहा था कि 20% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। कितने प्रतिशत लोग देखे हैं? ठीक है, तो यहाँ के सिलेबस और वहाँ के सिलेबस में क्या डिफरेंस है बताइए? यहाँ सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, इतना जितना बढ़िया से इलैबोरेटिव तरीके से यूपीएससी ने अपना सिलेबस लिखा है, बीपीएससी ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ के सिलेबस से हमको बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंड थिंग क्या होगी? क्वेश्चंस। जो पुराने सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप देखिए। ठीक है, समझ में आया? तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यार ये माइक कल से चेंज करा देना, ठीक है ना? नहीं तो हम पिछले साल से भी बोल रहे हैं, मतलब साल भर से तो हम ही बोल रहे हैं। 5 साल से हैं? 5 साल से हम नहीं आ रहे हैं ना, हम तो जब से आ रहे हैं तब से बोल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये भरपूर आपको मिल जाएगा। कितने लोगों ने देखा है 10 साल का प्रश्न? ईमानदारी से हाथ उठाइए। अच्छा, 5 साल तक का तो देखा होगा बीपीएससी ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, देखा है सबने? नहीं देखा है तो मेरी कुछ बातें मैं जो बोलूँगा उसको आप गांठ मार लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप किताबें छपी हुई मिल जाती हैं, आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाता है ना, आपको अनसॉल्व पेपर लेना है। पहला टास्क मेरा नोट कर लीजिए आप लोग, पहला जो टास्क मेरी तरफ से है आप ले लीजिए, और किताब में नहीं रखना है उसको। क्या करना है? अपनी नोटबुक में पिछले 10 सालों के प्रश्न को क्या करना है? लिखना है अपने हाथ से। समझ में आया? हल नहीं करना है,
प्रश्न को उतार लेना है, कॉपी करना है केवल। समझ में आया? समझ में आया? जो भी नोटबुक आप बनाएंगे, शुरुआत के 4-5 पन्नों में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो आप लिख लीजिएगा। पहला टास्क याद हो गया ना? करके आइएगा कि केवल, तो हम चेक भी करेंगे कि भाई कौन किसने किसने किया है। ठीक है। तीसरा चीज जो होता है वो है आपका स्टडी मटेरियल। ठीक है। सबसे पहली चीज सिलेबस, तो यहां तो सिलेबस के नाम पे कुछ है नहीं। दूसरा क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। और उस क्वेश्चन पेपर्स की प्रकृति कौन सा, इस पे और आगे हम डिस्कस करेंगे कि उस प्रश्न को लिख के करना क्या है। अभी हम पहला स्टेप बताएं कि आप केवल लिख लीजिए अभी, उसके बाद आगे क्या करना है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और लास्ट चीज है आपकी स्टडी मटेरियल। ठीक है ना? आपका स्टडी मटेरियल क्या हो, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है। आप कुछ भी, कोई भी किताब कहीं से मिल गई, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा यूज का नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप एक्सप्लोर करिए सिलेबस को, तो यहाँ सिलेबस में कुछ है नहीं। दूसरा है क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ये हम आपको नहीं करेंगे, ये आपको खुद करना है। ठीक है। आप इस काम को करेंगे, नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर क्या करना है। और लास्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सी टेक्स्ट बुक आप लोग लेते हैं? आजकल तो फेवरेट हो गई है सबकी, मतलब एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, तो वाकई वो बहुत अच्छी किताब है। आपको और कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी मटेरियल आपका, जो हम आपके साथ रहेंगे और आपको जो नोट्स वगैरह कराएंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी और जनरल बातें करेंगे। जनरल बात ये कि अगर आप लोगों ने पिछले वर्षों के प्रश्न देखे हैं, किसने किसने देखा है पिछले 4-5 साल के प्रश्न? 3-4 साल, 2 साल का तो देखा होगा। ठीक है। जिसने 5-6 साल का देखा होगा वो थोड़ा ज़्यादा डीपली समझ रहा होगा। पहले बीपीएससी के जो प्रवृत्ति थी, मतलब आपको ये समझना है कि एग्जामिनर हमसे किस तरह के प्रश्न को पूछ रहा है। ठीक है ना? वो होता है ना समय के साथ परिवर्तन। ठीक है ना? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, किसका थ्योरी था ये? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। तो कंपटीशन में भी बहुत कुछ वही थ्योरी अप्लाई होती है। ठीक है। आखिर में बाजी कौन मारेगा? जो सबसे फिट होगा। और फिट रहने के लिए आपको क्या है? समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। ठीक है। तो समय के साथ चेंज होने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये एग्जामिनर का माइंडसेट पता रहे कि एग्जामिनर हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। मेरी जितने दिन क्लास चलेगी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस प्रवृत्ति से आपको जोड़ पाएँ। ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पिछले सालों का प्रश्न देख लीजिए। जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि बीपीएससी अब ग्रो कर रहा है। पहले होता था 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, भाई मुख्यमंत्री की शक्तियाँ बताइए, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताइए। इस तरह के प्रश्न पहले पूछे जाते थे, पर पिछले 2-3 वर्षों से आपने देखा होगा इस तरह के प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं। पहले होता था रट्टाफिकेशन वाला प्रश्न आता था कि भाई रट के जाइए और उसी में से लिख दीजिए। अब आ रहा है समझ पे आधारित प्रश्न आ रहा है। आप कॉन्सेप्ट से कितना जुड़े हुए हैं, आप कॉन्सेप्ट को कितना समझ रहे हैं, इस पे आधारित प्रश्न अब बन रहे हैं। ठीक है। जैसे संवैधानिकता क्या है, कुछ किसी भी तरह का प्रश्न बना देगा। ठीक है। आप लोगों को याद होगा, मैं बता दूं, रिकॉल, कुछ लोग पिछली बार थे तो उनको मालूम होगा, मैंने जब पहली बार क्लास ली थी तो मैंने कुछ टर्म डिफाइन किए थे। जैसे संवैधानिकता क्या है, संवैधानिकता किसे कहते हैं, ये मैंने डिफाइन कराया था और संयोग से वो प्रश्न आ गया था। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो आज की डिमांड है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। अब जैसे इंडियन पॉलिटी या जो सिविक्स जो सब्जेक्ट रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, पढ़ा है कि नहीं? 9th 10th में पढ़ा है ना सिविक्स? बहुत कैसा सब्जेक्ट है सिविक्स? इंटरेस्टिंग है। किसने कहा भाई? यार हम तो जब पढ़ते थे हमें बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, सबको बोरिंग लगता है। बोरिंग लगता है ना? नहीं लगता है? अच्छा, दिल से पढ़िएगा।
अब भाई दिल से कनेक्ट हो जाइए तब तो अलग बात है, तब तो भाई कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। कितने लोग इस पक्ष में है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है? एकदम झिझक हटा दीजिए, जो आपके मन में है वो बताइए, ठीक है। कितने लोग इस पक्ष में है कि बोरिंग है? बस दो कुछ लोग ऐसे मतलब इस तरह होते हैं, मतलब कि वो ना हेड ना टेल वाली स्थिति हो जाती है। चलिए ठीक है, बोरिंग है, रियल में बोरिंग है, ठीक है। पर उस बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यदि आप अपना परसेप्शन चेंज कर लें। आप उस सब्जेक्ट को देखने की जो दृष्टि है उसको बदल लीजिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि आपकी उस दृष्टि को भी बदल दिया जाए कि आपको लगे कि पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ें शुरू करेंगे। चलिए, सब लोग जानते हैं भारत एक कैसा देश है? चलिए, तो पहला जो टर्म निकल के आया, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है। सबको मालूम है ना? कब से पता है? जब 6, 7, 8 में हम लोग स्कूलों के लिए स्पीच तैयार करते थे, तब से वो सब रट्टा मारा हुआ है कि लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। सबको मालूम है ना? किसी को शक है कि नहीं? इज देयर एनी क्वेश्चन मार्क? है किसी के मन में क्वेश्चन मार्क? नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सब इसका मतलब सबको पता होगा कि लोकतंत्र कहते किसको है? जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए। अब्राहम लिंकन हो गए आप तो। अच्छा, ठीक है। जनता के द्वारा चुनी प्रतिनिधि जनता को चलिए ठीक है, मतलब ठीक है। पहली बात, वो तो रिपब्लिक की परिभाषा आप बता रहे हैं। पहली चीज जो निकल के आई, अब्राहम लिंकन ने बहुत सरल परिभाषा दी थी इसकी, क्या सबको याद है ना? लोकतंत्र क्या है? जनता का मतलब ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक ऐप जोड़ दें, ओ को ए कर दीजिए और इसके बीच में यू जोड़ दीजिए। अब पढ़िए, माने हमने जो पढ़ा था वो तो ऑफ पढ़ा था, फॉर पढ़ा था, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। पर प्रैक्टिकल में क्या हो गया है? ऑफ मतलब दूर, पब्लिक से दूर ही रहना है, और फार मतलब दूर रहना है, और वोट खरीद लेना है। मजाक के लिए कर रहे हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, ये बहुत सिंपल एक डिफिनीशन दी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन। जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, ठीक है। किसी ने बताया और बढ़िया उसको किया कि डेमोक्रेसी में होता है कि जनता होती है, और जनता क्या चुनती है? अपनी प्रतिनिधि चुनती है, और ये प्रतिनिधि एक तरह से इसी को सरकार आप कह सकते हैं, और ये रूल करती है, शासन करती है, मतलब कानून बनाती है, ठीक है, जनता के लिए, ठीक है। क्या इतने से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये लोकतंत्र हो जाएगा? लोकतंत्र के लिए क्या क्या और ज़रूरत है? जैसे एक एग्जाम्पल, चाइना के बारे में आप जानते हैं। चाइना भी अपने आप को क्या कहता है? डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। वहाँ भी हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, ठीक है। वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ के लिए चुनाव होते हैं, वो कांग्रेस फिर राष्ट्रपति को चुनती है, ठीक है। तो क्या चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? लो, यहाँ से देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, जनता प्रतिनिधि चुनेगी, प्रतिनिधि सरकार बनाएगा और वो शासन करेगा। तो चाइना में तो यही हो रहा है। पीपुल और लिबरल ही क्या होता है भाई? ये हम पहली बार सुने आज। डेमोक्रेसी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। अब ठीक है, आप समझ रहे हैं, पर आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पीपुल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी जैसा टर्म नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, ठीक है ना। मेरी बात समझ, हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। हम ये कह रहे हैं
कि इस परिभाषा में क्या वाकई लोकतंत्र पूरी तरह से डिफाइन हो गया है? यानी कि हमको कुछ और एलिमेंट खोजना पड़ेगा, कुछ और तत्वों की आवश्यकता होगी ये डिफाइन करने के लिए कि लोकतंत्र वास्तव में किसे कहेंगे। डेमोक्रेसी तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही ना है कि क्या ये है, क्या या किस चिड़िया का नाम है डेमोक्रेसी, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई देश या कोई व्यवस्था डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये तो गड़बड़ हो गया, ये इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो वहाँ तो निष्पक्षी चुनाव होता है यार, ठीक है, वो एक बढ़िया एलिमेंट है, गुड। अब देखिए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। जनता चुनती है प्रतिनिधि, ठीक है, पर क्या प्रतिनिधियों के चुनने की जो व्यवस्था है वो जनता के पास सारे विकल्प मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं? वहाँ चुनाव कौन लड़ पाता है? वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और उसकी जो सहयोगी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके द्वारा अप्रूव्ड कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। यानी जनता के पास विकल्प ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जनता के पास जो प्रतिनिधि चुनने का विकल्प होना चाहिए, वो विकल्प भी क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। विकल्प खुला होना चाहिए। इट मीन्स कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है ये चेक करना पड़ेगा। क्या चुनाव लड़ने की आज़ादी सबको है? ऐसा समझ में? क्या चुनाव हर व्यक्ति लड़ सकता है? चाइना में तो ऐसा नहीं है। तो हमें डेमोक्रेसी टेस्ट करना है तो ये देखना पड़ेगा कि चुनाव लड़ने की क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन चुनाव में भागीदारी कर सकता है। ठीक है, यदि ये खुला होगा तब हम मानेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक चीज़ ऐड हुआ कि प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ठीक है, पर प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता के पास विकल्प है कि नहीं। ठीक है, बेसिकली ये कह लीजिए कि हर व्यक्ति जो वोट दे सकता है उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, होना चाहिए। है कि नहीं? इंडिया में है कि नहीं? है ना? जो वोटर है वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ चुनाव लड़ सकता है? हाँ, ठीक है। आप वोटर बन जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद, पर चुनाव लड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कितना? पंचायत इलेक्शन के लिए 21 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25, ठीक है, और राज्यसभा के लिए फिर 30 और 35 ऐसे आगे। ठीक है, तो समझ में आया? फिर भी यहाँ पे आपको कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल हो, उस उम्र को पार कर चुका हो, वो चुनाव लड़ सकता है। चाइना में ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि जो प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था है वो खुली हुई होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए सबके लिए, जो चाहे वो चुनाव लड़ पाए। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि वो प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे। ठीक है, प्रतिनिधि क्या बनाएंगे? दिख रहा है ना, सब है, सबको दिख रहा है ना? आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। चलिए, सरकार बनाएंगे। ठीक है, और सरकार क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। ठीक है, हैं? तो दूसरा टेस्ट क्या होगा, इसको ऐसे देख लीजिए। सरकार बनाएगा, ठीक है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, हमारा प्यारा पड़ोसी जो है उसका उदाहरण लेते हैं। वहाँ 99 के बाद क्या हुआ? मिलिट्री कूप हुआ। ठीक है, सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट जिसको कहते हैं। ठीक है ना, सैन्य शासन आया, परवेज मुशर्रफ जी आ गए और उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम पास कर दिया कि अब से वो राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और एक नेशनल फ्रेमवर्क जारी कर दिया और ये कहा कि नेशनल असेंबली हो चाहे स्टेट की असेंबली हो, विधानसभाएं जो है राज्यों की, उसको हम भंग कर सकते हैं और नए चुनाव कराए जाएंगे। नए चुनाव हुए, ठीक है, और नई सरकारें हर जगह बन गई। वो तो राष्ट्रपति हो गए, हर जगह नई सरकारें उन्होंने बना दी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो सरकार वहाँ किस तरह की है? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है कि नहीं है? 2002 के बाद की जो स्थिति थी, सरकार किसने चुनी थी? जनता ने चुनी थी। ठीक है, पर क्या उस व्यवस्था को आप डेमोक्रेटिक मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते हैं, बताइए।
कहाँ स्वतंत्रता का हनन हो गया भाई? उन्होंने तो फ्रेमवर्क जारी करके नियम एक तरह से संविधान संशोधन कर दिया, ठीक है, और फिर नए चुनाव कराए और नए चुनाव में सरकार आ गई। तो इसमें डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कहाँ विकल्प नहीं था? तो सब सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, ऐसा कुछ नहीं, सबने लड़ा था, उसमें नहीं दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वहाँ की जो सरकार बनी, वहाँ जो सरकार बनी, सरकार के ऊपर उन्होंने एक काउंसिल बना दी थी। सरकार के ऊपर क्या थी? एक काउंसिल, नेशनल काउंसिल थी, और इसमें किसका प्रभुत्व था? किसका था? आर्मी का। और सारे फाइनल डिसीजन कौन लेता था? काउंसिल। सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पावर है, लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ थी? कौन सा कानून बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कौन तय करता था? काउंसिल। माने है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है? काउंसिल के पास। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं है। तो एक टेस्ट ये हो गया कि जो सरकार होनी चाहिए वही निर्णय ले, यानी एक तरह से कह लीजिए डेमोक्रेसी का एक तत्व ये हो जाएगा, या एक एलिमेंट ये है कि जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, अंतिम निर्णय भी वही ले, वही फाइनल डिसीजन ले। ठीक है, आगे समझ में? तो हाँ, कह सकते हैं। नहीं, संप्रभु नहीं होना चाहिए ऐसे। संप्रभु होते तो सारे किसान बैठे हुए हैं, है ना, अभी चल रहा है ना, टकराहट चल रही है ना। संप्रभु होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। तो संप्रभु नहीं कह सकते हैं, उसको अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये अभी समझा रहे हैं कि लोकतंत्र को टेस्ट करने के क्या क्या आपके पास हथियार हैं, किन किन कसौटियों पे आप चेक करेंगे कि कोई व्यवस्था डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो अब तक कितनी चीज़ें हमें समझ में आ गई डेमोक्रेसी में? सबसे पहली जो सरकार हो किसके द्वारा चुनी हो? ठीक है, और क्या हमने देखा? उसको भी छोड़ दिया, अभी इस पे आ जाइए। अंतिम निर्णय कौन ले? जनता द्वारा चुनी सरकार। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद फ्री एंड स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैंने उदाहरण बताया चाइना का, वहाँ से आपको क्या लग रहा है? चुनाव तो हो रहे हैं, पर क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पे विकल्प नहीं है, विकल्प कम है। वहाँ चुनाव लड़ने पे ही, उसके पहले ही आपको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर, बहुत दिन से लिखे नहीं है, हमारी राइटिंग खराब हो गई है। रेगुलर इंटरवल पे, ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव कर दिया 50 साल के लिए वही सरकार हो गई, तब फिर किस बात की डेमोक्रेसी भैया? एक निर्धारित समय पे चुनाव होना है, 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर एक बार चुनाव होने चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल पे चुनाव होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री। फ्री का मतलब, स्वतंत्र। इलेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट। अरे यार, इसमें इलेक्शन कमीशन कहाँ से घुस गया? हम पूछ रहे हैं हम बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि फ्री इलेक्शन से क्या मतलब है? वेरी गुड, इलेक्शन लड़ने के लिए सबके लिए दरवाजे खुले रहे। ठीक है, अभी हम बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि उम्र इतनी हो, ये हो, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो फ्री इलेक्शन का मतलब जो व्यक्ति चाहे चुनाव लड़ सके। फेयर इलेक्शन का मतलब कैसे?
कैसे मानिएगा कि फेयर इलेक्शन है? इलेक्शन फेयर है कि नहीं, ये हर प्रतिनिधि को बराबर मौका मिले, ठीक है। या एक तरह से इसको ये कह लीजिए कि फेयर इलेक्शन तब माना जाएगा कि जो सरकार में है वो भी हार सके, अगर जनता उसको हराना चाहे तो वो भी हार सके, यानी कि कोई दूसरी पार्टी भी जीत सके। इतने अगर बराबर के मौके हैं तो उसको हम मानेंगे फेयर इलेक्शन है। हालांकि इतना फेयर होता नहीं है, पर फिर भी बहुत हद तक हमारे यहाँ इलेक्शन क्या है, फेयर है, ठीक है ना। कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। बड़े बड़े नेता भी क्या होते हैं, हार जाते हैं, और छोटा छोटा आदमी भी जीत जाता है, ठीक है। तो यही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना। चुनाव के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। इसके साथ एक दो पहलू और जोड़ लीजिए कि वोट देने का जो अधिकार है वो भी क्या होना चाहिए, सबको होना चाहिए, ठीक है ना, बिना भेदभाव के सबको, ठीक है। 1 वोट 1 वैल्यू, सुने हैं ना ये सब टर्म, ये सब कुछ टर्म है जो याद रखना है, ठीक है ना। हर आदमी का 1 वोट हो और हर आदमी के वोट का वैल्यू क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो एक ये हो गया, अगर हमको डेमोक्रेसी टेस्ट करना है तो देखेंगे सबसे पहली बात तो सरकार किसने चुनी है। फिर हम चेक करेंगे कि सरकार जो निर्णय हो रहा है अंतिम वो कौन ले रहा है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि वहाँ जो सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताइए, अभी भी क्या, शासन जो है वो वंशानुगत ना हो, ये सब छोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वंशानुगत ही हो, पर उससे क्या मतलब है। तो ठीक है भाई, कहीं एक नॉमिनेटेड, जैसे ब्रिटेन क्या है, डेमोक्रेसी है कि नहीं है, पर वहाँ क्या है, हेड कौन है, रानी है, राजा है, अभी भी रानी होती है, तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो वो नहीं बात, वो बात अभी नहीं कह रहा, वो छोड़िए, वो रिपब्लिक के लिए वो सब पैमाना है। अभी हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, राजा कौन है उससे नहीं मतलब है, सरकार हमारी कैसी है वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए अब और क्या चीजें हो सकती है बताइए। वॉइस ऑफ रेजिंग द क्वेश्चन, वॉइस ऑफ, अच्छा, सवाल को पूछने की आवाज़, चलिए ठीक है, बढ़िया है। और बताइए। राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए ना सर, कि हम जिस प्रतिनिधि से पूछ रहे हैं उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हो संविधान के अनुसार। इसको कॉमन टर्म ले लें कि अब जैसे मालूम है आपको लोकतंत्र, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, लोक मतलब पीपुल, जनता, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, सरकार बन गई, हमने सरकार का चुनाव कर दिया, सरकार का निर्णय भी अंतिम है, और सरकार का है कि सबको जो चश्मा पहनने वाले हैं सबको पकड़ पकड़ के जेल में भर दो, तो वो सरकार, ये डेमोक्रेटिक सरकार मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? चुना तो हम ही ने है, जो सारी प्रक्रिया है उनके तहत चुनाव किया गया है, पर उसका जो काम है वो जनता, तुम तो कह रही कि जनता के हित में, जिसकी आंख कमजोर है सबको बाहर कर देंगे, एकदम हट्टे कट्टे लोग ही बाहर रहेंगे। वेरी गुड। सरकार के सारे एक्ट पे क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। लिमिट किसके तहत, लॉ के तहत। मतलब सरकार का जो भी काम है वो कानून द्वारा नियमित होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि सरकार हमने चुन दी उसके बाद जो चाहे वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के जो शक्तियां हैं उस पर एक बंधन होना चाहिए, और वो बंधन डिफाइन होने चाहिए, नियम कानून के तहत होने चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए, है विपक्ष तो है नहीं इंडिया में यार, क्या बात करते हैं, ठीक है। वो विपक्ष की बात नहीं कर रहे, वो विपक्ष तो है, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ही, हमें डेमोक्रेसी को टेस्ट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र में वो कौन है, किसी भी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? इतना कंफ्यूजन आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं लगते हैं, आप लोग एकदम लग रहा है डर गए हैं। जनता, पब्लिक, लोकतंत्र, वो है ही लोकतंत्र,
लोक का ही तंत्र है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जनता। तो यानी कि राइट्स ऑफ पब्लिक, इसका क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। सरकार जनता के अधिकारों का सम्मान करे, ठीक है ना? है? अरे भाई आप संरक्षण जोड़ लिए, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, जो चाहे वो सब जोड़ लीजिए। अभी हम केवल आपको लिंक करना चाह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी समझ जाए, ठीक है? उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि हमने ये क्यों समझाया, ठीक है? समझ में आया? यानी कि अंतिम जो टेस्ट है वो ये है कि उस व्यवस्था में क्या जनता के अधिकार सुरक्षित हैं कि नहीं, जनता अधिक से अधिक अपने अधिकारों का उपभोग कर पा रही है कि नहीं। आगे समझ में? माने जनता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसको अधिक से अधिक संरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर मैं बोलूँगा, फिर आप एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना इस बात को। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, कोई नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनता, ठीक है? और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जनता। और ये सारा प्रपंच जो बनाया गया कि चुनाव होगा, संसद का होगा, MP MLA वो सरकार बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, या संविधान हमारा जो बनाया गया इतना बड़ा, ये आखिर में क्यों बनाया गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके अधिकार। आप जितना अधिकार एंजॉय कर पाइएगा उतना ही मजा है आपका। और आपके अधिकार जितने ही दबाए जाएंगे उतना ही आपके लिए क्या है? एक व्यक्ति के तौर पे आप किस बात को महत्व देंगे? भाई हर आदमी चाहेगा कि भाई जितना एंजॉयमेंट हम कर सके, अपने अधिकारों को जितना चाहे उतना कर सके। यही तो है, एकदम मूलभूत चीज समझ लीजिए। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का है? जनता का और जनता के अधिकारों का, ठीक है? तो हमारा जो संविधान बना, आप लोगों ने पता नहीं इस व्यू से कभी देखा है कि नहीं, हमारा संविधान जब बना तो एक बहुत लंबी बहस के तहत बना। और उसको बनाने वाले जो थे वो किस पृष्ठभूमि से थे? उन्होंने एक लंबा समय देखा था जब भारत किसी और शासन के अंडर में था। समझ में आया ना? एक तरह से गुलामी जिसको हम कहते हैं, गुलामी थी हमारी। तो भाई वो जानता था कि दूसरे की गुलामी में क्या होता है, किस चीज का नुकसान होता है जनता को? वो अपने अधिकारों को ही छीन लिया जाता है। समझ में आया? तो वो जानते थे, इस चीज को वो महसूस करते थे कि जब अधिकार नहीं रहता है जनता के पास या व्यक्ति के पास, तो उसको किस दुर्दशा से गुजरना पड़ता है। और वो कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास तभी कर सकता है जब उसको प्रॉपर राइट्स अवेलेबल हो, वो उसको एंजॉय कर पाए, तभी वो अपना विकास कर सकता है। समझ में आया? आगे समझ में कि नहीं? तो सबसे जो की फैक्टर है वो यही है, ठीक है? जनता के अधिकारों का सम्मान है कि नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब डेमोक्रेसी के लगभग सारे पक्ष हमने देख लिए। यानी ये टेस्ट हैं जिनके आधार पे आप ये चेक करेंगे कि कोई व्यवस्था डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक है ना? चलिए फिर एक बार और हम पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ का है? जनता के अधिकारों का। समझ में आ गया? क्लियर? किसी को कोई समस्या अभी तक? इतने में कोई समस्या नहीं ना? तो एक चार्ट ये बना लीजिए कि डेमोक्रेसी क्या है, या उसकी कसौटियाँ करके ऐसे करके एक डायग्राम बना लीजिए अब अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में। 2 मिनट का टाइम देते हैं, तब आगे चर्चा करते हैं। समझ में आ गया ना सब? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है अभी भी। ये टेक्नोलॉजी गलत है। हेलो, ये गलत टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना? मैंने पहले अभी क्या कहा कि क्वेश्चन को किताब में नहीं, उसको लिखना है अपने हाथ से। तो क्यों कहा? उसका कुछ पर्पस था ना। अच्छा, कॉपी नहीं लाए तब कोई बात नहीं, पेज 1-2 ले लीजिए, बगल वाले से उधार ले लीजिए। आपके हाथ की भी आंखें और दिमाग होता है, पता है कि नहीं?
पता है? आपके पैर के पास भी अपना दिमाग होता है। कितने लोग इस बात से सहमत है? एक आदमी ने केवल हाथ उठाया और बाकी लोग असहमत है। तो सहमत है तो आप ही बताइए, एक ही आदमी विलक्षण प्रतिभा के धनी है, तो बताइए कैसे? बताइए कैसे? लिख लेना चाहिए, इससे प्रमाणित थोड़ी ना होता कि आपके हाथ के पास भी दिमाग होता है। और कोई बताइए? हम बता सकते हाँ बताइए। हैं जिस व्यक्ति के साथ उनका क्या बोला जाए, हमें नहीं पता क्या बोला जाता है, आप ही बताइए। जैसे सर हम आप में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा पैर का ऑप्शन जो है आपके बॉल है। इंटरेस्टेड है तो दिमाग का काम ना हो गया मतलब। ठीक है ठीक है, और कोई इजी एग्जांपल बताइए भाई। चल रहा है तो मेरा पर ऑटोमेटिक चलेगा। अपने हाथ से लिखते लिखते जैसे वो सॉन्ग लिखना था, हमने रटा नहीं, लिखा गया बस। चलिए अच्छी बात है। चलिए, कितने लोग बाइक चलाते हैं? ऑलमोस्ट हर आदमी चलाता होगा, चलाते हैं ना? क्या आपको पता है यहाँ से गांधी मैदान तक जाने में कितनी बार आप गियर शिफ्ट करते हैं या कितनी बार क्लच दबाते हैं? नहीं दबा है, नहीं पता है ना? तो दिमाग कहाँ है? पैर में फिक्स हो जाता है तभी तो। इसको कुतर्क कहते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी तर्क दे देना। दिमाग एक ही होता है, पर इसका आदत ये होता है कि जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपके उस अंग को क्या होता है, उसकी हैबिट हो जाती है, माना आपके सब कॉन्शियस माइंड से वो जुड़ जाता है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए इस प्रवृत्ति को डेवलप करिए कि जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि फाइनली मेंस में नंबर किस बात का मिलना है? वो ये थोड़ी देखना है आपके दिमाग में कितना ज्ञान भरा हुआ है, वो यही देखेगा कि आपकी कॉपी पे कितना ज्ञान निकला हुआ है और किस तरह से निकला हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो डायग्राम वगैरह बनाने की हैबिट आप अभी से जनरेट करिए कि आप एग्जाम में भी बना पाएँ, जहाँ मौका मिले आप डायग्राम वगैरह बना पाए। सब लोग, जैसे आप सारे लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे कि भाई अच्छा आंसर कैसे लिखें, देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? विकास देवी कीर्ति का, जिसका भी देखिए, अब उसको हम नहीं, हमें वो उससे नहीं मतलब है। तो सब लोग कॉमनली क्या बताते हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? कंटेंट तो होना चाहिए, विषय तो आपका सही होना चाहिए, पर उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन का भी फर्क पड़ता है। आपका प्रेजेंटेशन यदि अच्छा है तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव होता है? फ्लो चार्ट बना दिए, डायग्राम बना दिए, इसी सब चीज़ से ना। तो इसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? और ये सब कॉमन टिप्स है, किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। सबने लिख लिया? समझ में आ गया? चलिए, अब इस चीज़ को मैंने क्यों समझाया, क्योंकि सबसे पहले हम बहुत कॉमनली लोकतंत्र की बात करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग किसान आंदोलन पे या किसी भी आंदोलन पे बहुत आराम से अपनी राय जाहिर करते हैं। जब बहस होती है चाय की दुकानों पे और कहीं भी होती है कि नहीं, आप लोग करते हैं कि नहीं? तो जब तक परीक्षा है, वो सब बहसों से आप दूर हो जाइए। फालतू की बहस में आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, ठीक है? पर आप ये महसूस करिएगा कि 80% 90% लोग ये समझते ही नहीं कि लोकतंत्र की वास्तविक मतलब क्या है। अब अपने घर में किसी से चर्चा करके देखिएगा या किसी से भी, उनको रियलिटी में नहीं पता होगा कि डेमोक्रेसी का वास्तविक मतलब क्या है। वो उतना ही जानते होंगे कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता, ये बहुत पहले से लोगों को रटा दिया गया है। इतना ही लोगों को मतलब है कि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। पर मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बता दिया कि डेमोक्रेसी उससे भी बड़ी चीज़ है, ब्रॉड चीज़ है। डेमोक्रेसी समझने के लिए हमें और भी एलिमेंट्स पे ध्यान देना होगा। तो इन एलिमेंट्स को ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि ये एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, आपके पूरे लाइफ में भी ये काम आने वाले हैं। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, तो हमें हर मोड़ पे ये प्रश्न आएगा कि कौन सी चीज़ लोकतांत्रिक है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये समझने के लिए भी है। और क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं भारत के, वी ऑल आर प्राउड इंडियंस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की वैल्यू कैसी है और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंडिया के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है,
अगर हम नागरिक के हैसियत से भी छोड़ दें तो एक व्यक्ति की है, आप अपने ही बारे में केवल सोचिए तो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और इसको प्रोटेक्ट करने वाली सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो कौन सी है? शासन की और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे जो भी हो, सब में मोस्ट प्रोटेक्टेड कौन है? डेमोक्रेसी है। कौन सी व्यवस्था है जो आपके अधिकारों की सर्वाधिक रक्षा करती है? इसी व्यवस्था में आप सबसे अधिक अधिकारों का एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था हमेशा क्या बनी रहे? डेमोक्रेटिक बनी रहे। ठीक है, समझ में आ गया ना? किसी के मन में कोई डाउट? नहीं डाउट? चलिए, इसको समझ लिया। अब आप घर जाइएगा, पिछले 5 सालों के प्रश्न को उठाइएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को देखना शुरू करिएगा। ठीक है, आपको 4 में से 3 प्रश्न हर साल लगभग इन किसी न किसी टॉपिक से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे जुड़े हुए मिलेंगे। कैसे? इसको कैसे आप कैटेगराइज करिएगा ये समझिए। इसको मिटा देना, मिटा देना। अब नहीं कहते रहिए आप लोग। आप सबने पॉलिटी पढ़ी तो होगी पीटी के लिए, सब लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब परिचित है ना सब? चलिए ठीक है। तो लोकतंत्र में केंद्र में कौन है भाई? व्यक्ति या जनता? व्यक्ति की जगह हम जनता कर लें। केंद्र में कौन है डेमोक्रेसी में? जनता। ठीक है, और हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे? राइट्स, सिंपल लिख लें, अधिकार, माने हमारी जनता अधिक से अधिक अधिकार का उपभोग कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ उसको ये भी लग रहा था कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, तो वो जनता के कल्याण के लिए दिल्ली पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो जनता का अधिक से अधिक राज्य सरकार है, तो सरकार पे जिम्मेदारी देना चाहते थे कि आप सरकार बना रहे हैं, पर सरकार किसके लिए बना रहे हैं? और जनता का अधिक से अधिक कल्याण होना चाहिए। और क्या क्या सरकार को करना है, ये सारी लिस्ट कहाँ दे दी गई? ठीक है, और जनता को क्या दे दिया गया? फंडामेंटल राइट, सबको मालूम है, इस पर हम अलग से वो करेंगे। तो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आत्मा। इसको हम क्या कह सकते हैं? हमारे संविधान का जो आत्मा है वो क्या है? इन्हीं दो चैप्टर में क्या हुआ है? हमारे संविधान की आत्मा किन 2 चैप्टर्स में है? भाग 3 और भाग 4। ठीक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये हमारी संविधान की जो सारी आत्मा है वो इसमें है। और इसके बाद जो भी चीजें हैं, भाग 5, भाग 6 या जो भी है, वो सारी चीजें किस लिए हैं? इसी को बचाने के लिए या इसी को लागू कराने के लिए। ठीक है, जैसे सरकार, कार्यपालिका, विधायिका क्या काम के लिए है? ये डीपीएसपी लागू करने के लिए तो है। और ठीक है, राइट्स को, ये काम दूसरा कोई करता है, मतलब राइट्स को नहीं छूना है, ये बात संविधान कहता है। सरकार आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है, और इसको लागू करना है। ठीक है, यानी डीपीएसपी लागू करने के लिए क्या है? सरकार। इसमें हम दोनों जोड़ दें, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब विधायिका और कार्यपालिका। समझ में आ रहा है सबको? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका, और इसका काम है क्या करना? आप इसको लागू करिए, जनता का अधिक से अधिक कल्याण करिए। और कहीं गाहे बेगाहे अगर आप फंडामेंटल राइट में घुस रहे हैं तो इसके लिए क्या है ना? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एग्जीक्यूटिव, अब इसको और डिटेल में अगर समझना हो, जैसे एग्जीक्यूटिव में अधिकारी बनना है
तो अधिकारी बनाने के बाद लोक सेवा आयोग रहेगा, राज्यों में लोक सेवा आयोग रहेगा। तो इस तरह से करके बड़े इसके बाद जो सारा प्रपंच है वो किसके लिए है? इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है ना। विधायिका की चर्चा है, फिर कार्यपालिका की चर्चा है, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक सेवा आयोग, ये आयोग, वो आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही सब तो है संविधान में पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो यानी कि मेन जो आत्मा है वो हमारी यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद जो सारा प्रपंच है वो किसके लिए है? इसी के लिए है। इसको लागू करना है और इसको बचाना है। इसी को ध्यान में रख के हमारा पूरा संविधान बनाया गया है, ठीक है। आप पढ़िएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इतनी छोटी सी बात में पूरा संविधान समाहित है, ठीक है। तो कितना बढ़िया से उसको बनाया गया है। आप एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे जब कभी संविधान में तो बहुत आपको मज़ा आएगा कि इतनी गहराई तक वो कैसे सोच लेते थे, जो हो अभी हुआ भी नहीं है, हो सकता है, पर वो उन्होंने सोच के उस सारा प्रावधान उसमें किया हुआ है। उस पर आगे डिस्कस करेंगे, जब राइट्स वगैरह पढ़ाएंगे तो फिर उसमें डिस्कशन होगा। तो ये हमारा मेन फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फ्रेमवर्क है वो क्या है? यही है मेन। ये है मेन। कौन है इसमें भी सबसे ज्यादा? मेन कौन है? ये सारा प्रपंच इसी के लिए है, इसको इसके कल्याण के लिए और इसके अधिकार, माने ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले और इनका कल्याण हो। और इसको लागू करने के लिए लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, और इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, यही तो है। और इसके बाद जो भी प्रावधान है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप जाइएगा, सारे प्रश्न को उठाइएगा पिछले 5-6 सालों से, और ये देखने का प्रयास करिएगा कि हर साल इसको लेके प्रश्न जरूर आता है, किसी न किसी रूप में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों आता है ये प्रश्न बार बार मूल अधिकार और डीपीएसपी से प्रश्न क्यों पूछा जाता है? क्योंकि भाई यही तो मूल है हमारे लोकतंत्र का। ये नहीं तो लोकतंत्र नहीं, और आप लोकतांत्रिक देश में हैं। ये आत्मा है हमारे संविधान की। या हमारे एक अगर लोकतंत्र के हिसाब से सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए, तो हमारे लिए इसी बात का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जिस बात का सबसे अधिक महत्व है आपकी ज़िंदगी में, आप उसी से अवेयर नहीं हैं, तो इसलिए इस चीज़ से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। अब आपके अधिकारों से जुड़ा हुआ एक पक्ष है जुडिशरी, न्यायपालिका। प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान का आत्मा, तो इसका बात इसमें लिखा हुआ है। देखिए भाई, कोई कहता है, कोई प्रस्तावना को कहता है, वो क्या नाम था, गोपाल प्रसाद या क्या नाम था, उन्होंने बोला था, कुछ नाम था, उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना को कहा था, हैं? नहीं, गोलकनाथ केस में नहीं, वो अलग बात है। कुछ लोग नहीं, वो नहीं, अब नाम है, कुछ नाम मुझे मिस कर रहा हूँ। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि ये प्रस्तावना जो है वो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो अलग बात है। कुछ लोगों ने कहा कि जो मूल आत्मा है, हम समझने वाली बात कर रहे हैं, हम वो कोटेशन नहीं कोट कर रहे हैं आपको कि फलाना नहीं कहा था, फलाना नहीं कहा था, हम आपको समझा रहे हैं कि आत्मा क्या है, ये है हमारे। अगर इन 2 चैप्टर को हम ठीक से समझ गए तो हम संविधान की आत्मा को समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो ये फ्रेमवर्क है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? न्यायपालिका। तो आप देखिएगा कि अक्सर न्यायपालिका से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि इससे हमको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा सरकार है। अभी हमने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की थी, लोकतांत्रिक वैल्यू में की थी ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। इसलिए अक्सर चुनाव से संबंधित एक प्रश्न आता है। देखे हैं कि नहीं आप लोगों ने? आता है ना। और एक मिसलेनियस कोई करंट इशू या कुछ लेके प्रश्न एक बना लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर हम इस फ्रेमवर्क को ठीक से समझ गए तो हमारे 4 में से 3 प्रश्न के उत्तर हम देने में सक्षम हो जाएंगे, अगर हमने समझ लिया तो, ठीक है। और मिसलेनियस भी जो आएगा वो कहीं ना कहीं इसी से लिंक होगा, कहीं ना कहीं। तो वो यानी कि चारों के चारों प्रश्नों का उत्तर आप देने में सक्षम हो सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना है कि इस फ्रेमवर्क को, हमने जो लोकतंत्र के बारे में बताया, उस चीज़ को, लोकतंत्र में क्या महत्व का है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ को आपको एकदम मेमोराइज रखना है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, जो मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया। क्योंकि हम आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें उस चीज़ का
जिक्र होगा। ठीक है, अब इसी के लिए संविधान में एक ऊपर से क्या जोड़ दी गई, तो एक तरह से प्रस्तावना को ये समझ लीजिए कि इस पूरे, हाँ, इस पूरे झमेले का क्या है, वो कुंजी समझिए। कुछ भी, वो अलग अलग कोटेशन है, कोई कहता है कुंजी है, कोई कहता है दर्पण है, वो ठीक है, वो सब पीटी के प्रश्न है, आप लोग किताब लक्ष्मीकांत में देखिएगा, सबका मिल जाएगा। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं प्रस्तावना एक तरह से इस पूरे को प्रतिबिंबित करती है, इसका आईना है, दर्पण है, या जो भी समझ लीजिए, या इसको भी हम पढ़ेंगे तो फिर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो प्रस्तावना क्या है, मतलब समझ लीजिए सारे किताब एक अच्छी सी बनी और उस किताब का एक होता है ना कि सजाने वाला कोई उपकरण होना चाहिए, तो सजाने वाला जो कोई भी जो आभूषण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ के हमारी प्रस्तावना डेवलप की गई, ठीक है, और उसको संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए ये सारा प्रपंच जो हम बात कर रहे हैं उसकी पूरी झलक आपको कहाँ मिल जाएगी, ठीक है, प्रस्तावना में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इस फ्रेमवर्क को भी बना लीजिए, पर ये समझ में आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं हमने तो बना दिया है, पर समझ में आपको आएगा कि नहीं, ये आपको समझना है। क्लास की टाइमिंग क्या रखी गई है, 5 से 7 है। गर्मी होने लगा, एसी चलाने के लिए तो सर पकड़ लेंगे सीना के, एसी चलवाएंगे सर। देखिए बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना सबको, किसी को नहीं समझ में आया? ये मैंने अभी तक जो भी समझाया आपको डेमोक्रेसी के बारे में या इस फ्रेमवर्क के बारे में, आप घर जाइएगा और ये मेरा टास्क, पहला टास्क मैंने क्या दिया हुआ है आपको, तो सारे लोग क्वेश्चन लिख के लाएंगे, कम से कम पिछले 5 सालों का लिख के लाएंगे। 5 साल मतलब 5 × 4 यानी 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2-3 पेज होगा, लिखेंगे आप तो, ठीक है ना। पहले 1 लाइनर आते थे, थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न आ रहा है, कोई स्टेटमेंट पहले देता है फिर उसको एनालाइज करने के लिए इस तरह से आप प्रश्न आता है। यानी आप देखिएगा कि अब प्रश्न यूपीएससी टाइप से आने लगे हैं, ठीक है ना। जैसे यूपीएससी अब प्रश्न पूछता है आईएएस के एग्जाम में, उस तरह के प्रश्न अब बीपीएससी भी पूछने लगा है। हालांकि उस लेवल तक अभी भी नहीं जाता है, पर फॉर्मेशन जो क्वेश्चन का होता है वो उसी टाइप का करता है कि मतलब पढ़ के आदमी को लगे कि हाँ कुछ प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो पहला टास्क आपको पूरा करके लाना है, 5 साल के क्वेश्चन लिख के लाने हैं, और लिख के लाना है तो एक काम उसमें और करिएगा, इधर ध्यान दीजिए कृपया, बाद में बात कर लीजिएगा। आप लिख के लाइएगा और एक काम और करिएगा, आपको ये एनालिसिस भी करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रश्न किस चीज़ से रिलेट हो रहा है। समझ में आया? यानी एक कैटेगरी भी बना के रखनी है। समझ में आ गया? पहले आप लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि किस पक्ष से प्रश्न आ रहे हैं, उन पक्ष को हम फोकस करेंगे। और ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम पॉलिटी की किताब आपको पढ़ाने लगे तो 6 महीना भी में पूरा नहीं होने वाला है, पर हमको कंपटीशन देना है, तो एक लिमिटेड टाइम में हमें वो सारे एस्पेक्ट टच करने हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए अपने से कि कौन सा चीज़ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। हालांकि हम चाहते तो ये बात आपको नहीं बताते कि आप अपना दिमाग नहीं लगाइए और हमको जो मन हो हमको बता के चले जाए, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि नहीं, आपको खुद ये समझ में आने लगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी है, किस पे फोकस करना है, कहाँ ज़्यादा डिस्कस करना है, ठीक है, कहाँ केवल छूते हुए निकल जाना है और किन चीज़ों को एकदम छोड़ देना है। तो ये समझ में तभी आएगा जब आप प्रश्न लिख के और इस कैटेगरी में बांट के लाइएगा, ठीक है। तो काम समझ में आ गया? चलिए, तो डेमोक्रेसी समझ में आ गई। अब बताइए डेमोक्रेसी है कि नहीं इंडिया में? है ना? चलिए, अब डेमोक्रेसी तो समझ में आ गई। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा क्या है? जरा पानी बोलो यार, पानी ही पिला दे। संविधान,
इस टर्म को आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा या सुना है? बहुत बार सुना है, समझा है। तो कौन ये बताएगा पूरे कॉन्फिडेंटली कि संविधान होता क्या है? ये कौन सी बात है? ये नियम, इसमें नियम कानून तो सबको पता है, संविधान में नियम कानून है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था और प्रबंधन को चलाने के लिए दस्तावेज संविधान। अच्छा, तो क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है? हम जो पूछ रहे हैं, हाँ ना? चाहे होता है सर, लिखित चाहे लिखित दोनों संविधान। अभी आपने कहा कि लिखित दस्तावेज, अब फिर आप लिखित वर्ड, लिखित हो या लिखित तो दोनों संविधान दस्तावेजी रूप में लिखित होता है, लेकिन दोनों में अंतर। फिर लिखित आप कह रहे हैं, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। दस्तावेजी रूप में संकलित किया गया। संविधान तो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ये तो सब लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को समझने में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। और कोई बताए? शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है वही संविधान है। वेरी गुड। और कोई? किसी भी देश को चलाने के लिए It only defines the power of government, limit of government. बस इतना ही। Which kind of dimension you are talking about? What should state can do? Yeah, should do. चलिए ठीक है। आपके लिए मेरी एक सलाह है, इसको बुरा नहीं मानिएगा। मेरी सलाह एक आदमी को ऐसे ही बुरी लग गई थी एक बार, पिछली बार वो क्लास में ही नहीं आया। मैंने बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है, तो सिंपल आंसर हमें चाहिए। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी वो सब में नहीं जाना चाह रहे हैं कि संविधान ये करेगा वो करेगा। सिंपल सी बात बताइए, संविधान क्या है? मतलब एक बच्चा पूछ रहा है आपसे संविधान क्या होता है, तो क्या बताइएगा? चलाने वाले दस्तावेजों की जनता द्वारा स्वीकृत एक बुक है, तो उठाएगा कहेगा ये बुक, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तब उतना भी पूर्वक, इतना भी बेवकूफ़ उसको नहीं बनाना है। चलिए, वेरी गुड। संविधान क्या होता है? किसी भी कंट्री का बेसिक लॉ है। क्या है? मूलभूत कानून है। द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? समझ में आया? संविधान क्या होता है? किसी भी देश का बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है। एक जो आप बता रहे थे कि जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले नियम कानून है, वो क्या है? संविधान है। यही ना, यही बात कर रहे हैं। अभी जो फॉर्म एक्ट जो लागू हुए हैं, 3 पास हुए हैं, वो भी तो कानून है। पर क्या वो संविधान है? नहीं, वो संविधान नहीं है। पर वो भी तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए ही तो है। तो क्या वो संविधान है? नहीं। तो कुछ और डिफाइन करना होगा हमें। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक लॉ, आधारभूत नियम है। आधारभूत नियम है, फंडामेंटल रूल है, कुछ भी टर्म आप देख लीजिए, ठीक है ना। और संरचनात्मक नियम है, ठीक है, जिसके ऊपर उस देश की शासन व्यवस्था खड़ी होती है, वही क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अब कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? इट्स द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री, ठीक है ना। बेसिक लॉ, मूलभूत नियम। लिखिए इसको, कॉन्स्टिट्यूशन गोला करके लिख लीजिए, उसके सारा टर्म जो याद आ रहा है। मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ, ये हर टर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। संविधान क्या होता है? मूलभूत नियम है किसी देश का, उसी को आप संविधान कहते हैं। अब वो किस तरह से बनाया गया है, लिख के बनाया गया है कि बिना लिखे है, क्या है, वो क्या करता है, वो बात की बात है, ठीक है। पर संविधान किसी भी देश का बेसिक लॉ है। समझ में आ गया ना। बाकी सारे लॉ, सारे नियम किस पे बेस करके बनाए जाएंगे? संविधान को आधार बना के ही बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिक लॉ ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया क्लियर? बेसिकली अब कुछ टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इसी से एक टर्म बनता है संवैधानिकता। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अब बताइए भाई, संवैधानिकता क्या होती है?
जिसका उल्लेख संविधान में रहता है और देश में जो भी कानून या नियम लागू हो संविधान कितने लोग हिंदी पढ़े हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी या जिन्होंने हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन स्तर पे? कोई है ऐसा विद्यार्थी? आप हैं? कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं है। अपनी मातृभाषा इतनी पिछड़ गई है। सही है, बताइए कोई है? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो फिलॉसफी वाले तो संस्कृत वगैरह भी पढ़े होंगे हैं? अरे तो ग्रेजुएशन में तो पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? बताइए, ये अपने राष्ट्रभाषा की इतनी दुर्गति अच्छी नहीं लग रही है। चलिए बताइए, संवैधानिकता का क्या मतलब हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको टर्म समझ में आए। अगर आप इस टर्म से ही नहीं परिचित, या कोई भी इस तरह का प्रश्न आ गया जिसमें जो शब्द यूज किया गया है आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, तो आप जो भी लिखेंगे क्या होगा? ऐसा बोल सकते हैं, जिसका उल्लेख जो मूल संविधान था किसी न किसी आर्टिकल में, कौन बोलता था? उसको संविधान में उल्लेखित जो भी संविधान में नियम छोड़िए, आप लोग को धीरे धीरे आप लोग कठिन चीज़ों में फंस जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़। नैतिक मतलब क्या होता है? मोरल, नियम और कानून के अनुसार इसका जो ज्ञान है वो नैतिक है। मतलब जो अच्छी चीज़ हमारे समाज, हमारी सोसाइटी जिन चीज़ों को अच्छा मानती है वैसा व्यवहार करना क्या है? मतलब वो ये कहेंगे कि वो नैतिक है। ठीक है, इसमें हम ता जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बताइए। क्या नैतिक है? नैतिक, नैतिक मतलब हो गया एक तरह से वो नाउन है, संज्ञा है। मतलब कोई व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है तो ये कहेंगे वो व्यक्ति कैसा है? नैतिक है। और नैतिकता का मतलब ये हो जाएगा कि समाज द्वारा जो स्वीकृत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना क्या है? नैतिकता। समझ में आया? जो कर रहा है वो नैतिक है, और जो उसको फॉलो करना की करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? नैतिकता। ठीक है, तो संविधान समझ में आ गया। तो संवैधानिकता का मतलब संविधान को जो फॉलो कर रहा है, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सिद्धांत हैं, उसके जो मूल्य हैं, उनको जो फॉलो कर रहा है वही क्या है? संवैधानिकता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि कोई कानून संवैधानिकता के कसौटी पे सही है कि नहीं, इस टर्म का मतलब आपको क्या चेक करना है कि वो जो कानून है क्या वो संविधान के मूलभूत नियम, आदर्श या उसके दर्शन या उसकी फिलॉसफी या उसकी वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी संवैधानिकता की कसौटी पे ये सही है, और नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो संवैधानिकता का मतलब समझ में आ गया। एक और वर्ड बन सकता है संवैधानिक। ये सारा संविधान से ही डिराइव हो रहा है, ठीक है ना। संवैधानिक का मतलब, अब गलत हो गया, इसको पहले बताना चाहिए, इसको बाद में, पर उल्टा हो गया। संवैधानिक, ये तो आसान है। संवैधानिक मतलब जो चीज संविधान के अकॉर्डिंगली हो वो क्या है? संवैधानिक है। ठीक है, और जो उस संवैधानिक दृष्टि से काम कर रहा है वो क्या है? संवैधानिकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस चीज क्लियर हो रहा है? इस टर्म को लिखिए और इसके बारे में एक लाइन में अपने वर्ड में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है बाद में जब आपको प्रश्न में ये सब शब्द मिलेंगे। और सर से बोलो ना, क्वेश्चन नहीं भेजे इस साल वाला, सर से बोलो ना व्हाट्सएप पे भेज दें। संवैधानिक का मतलब कोई भी चीज संविधान के अनुसार है कि नहीं है, वो है संवैधानिक। और संवैधानिकता मतलब
उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो, आइएगा इधर। ठीक है, फिर चलिए कल का प्रोग्राम रखेंगे। ठीक 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 ठीक। तो समझ में आ गया ना संवैधानिक क्या हुआ, संवैधानिकता क्या हुआ, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इस तरह के जो टर्म आपको मिले उसको समझना है, ठीक है ना। संवैधानिक मूल्य, ये सारी चीज़ें, इस तरह के वर्ड आप यूज हो रहे हैं प्रश्नों में, भारी भारी वर्ड, और भारी भारी वर्ड का मतलब आप नहीं समझेंगे तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा कि अगर शब्द को आप समझ रहे हैं तो उसका मतलब भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, निकल जाएगा समझ। चलिए ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ गए कि संविधान क्या है, किसी भी देश का बेसिक लॉ है, मूलभूत नियम है जिसके आधार पे पूरी व्यवस्था चलती है। और संवैधानिक का मतलब हो गया, संवैधानिक मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं। संवैधानिकता मतलब संविधान के जो मूल्य हैं, जो उसमें फिलॉसफी है, संविधान में जो चीज़ उसकी जो आत्मा है उसके हिसाब से वो चीज़, वो काम जो है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब हम कहें संवैधानिक नैतिकता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे प्रश्न ये है, संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित करते हुए कुछ ऐड कर दिया, तो सबसे पहला हर्डल तो ये है कि संवैधानिक नैतिकता किसे कहेंगे भाई, क्या होगा बताइए। घबराना नहीं है, नैतिकता भी मैंने बताई कि जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल है वो काम आप कर रहे हैं तो आप क्या है, मोरल है, नैतिक है। तो यहाँ पे संवैधानिक जुड़ गया, यानी संविधान जिन आदर्शों को स्थापित करता है उसके अनुसार आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, यही हो गया क्या, संवैधानिक नैतिकता। समझ में आ गया कि नहीं। अब टर्म को इस तरह से डिफाइन कर लीजिएगा ना, तो ये समझ में आना है, इसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। संविधान के आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों के अनुसार काम करना ही क्या है, संवैधानिक नैतिकता है। भाषा अपनी बनाइए, डेवलप करिए, क्योंकि अब रट्टाफिकेशन वाला आंसर नहीं आता है आपको। वहाँ एट द पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी भाषा कैसे है। आपको भाषा मतलब परिभाषा खुद से वहीं जनरेट करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, रटी रटाई चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ये डेवलप करना है आपको। चलिए, तो अब हम लगभग एक तरह से फाउंडेशन वाली चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इस तरह के और भी टर्मिनोलॉजी कोई मिले तो आप अपने से डिफाइन करने का प्रयास करिए, इसका मतलब क्या है, उसको परिभाषित 1-2 लाइन लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। जैसे संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिकता या संवैधानिक, इन सब चीज़ों पे 1-2 लाइन लिखने का प्रयास करिए कि इसको हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, अपने शब्दों में, ठीक है। हम लिखाएंगे तो क्या होगा, सबका एक ही शब्द हो जाएगा, मतलब सब लोग लिखेंगे एग्जाम में तो एक ही चीज़ लिखेंगे, तो एग्जामिनर भी कहेगा कि जरूर कहीं से छापा हुआ है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने शब्दों में डेवलप करिए उस चीज़ को। तो अब हम मूव करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है। चलिए ठीक है, इस साल का पेपर सर अभी उनसे मांगे थे हम, इस साल के पेपर में जैसे पहला प्रश्न ये है कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। ये हमारे फंडामेंटल राइट पर बहुत बड़ा आरोप लगता है, जो विदेशी विद्वान है कुछ लोग लगाते हैं, हम कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस चीज़ से, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न आया, मूल अधिकार।
और प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, अधिकार आपको दिए गए हैं और लिए गए हैं। और मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे राइट्स का। तो डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप किसी को समर्थन कर सकते हैं, किसी को नहीं समर्थन करना। मैंने आपको कसौटियाँ बता दी, अब आपको चेक करना है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार से झगड़ा होते होते हो गया। नहीं, मजाक कर रहे हैं, झगड़ा होने वाली स्थिति नहीं थी, पर किसी के पर्सनल फेथ को जब चोट लगती है ना तो उसको बड़ा तिलमिलाहट होती है, फिर वो किसी भी हद पे जा सकता है, ठीक है। तो या तो इस तरह के डिस्कशन के लिए इतना ओपन माइंडेड आपका होना चाहिए कि आप दूसरे के विचारों को भी एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। नहीं तो वो होगा ना कि एक वो अंधभक्त वाली स्थिति आ जाती है, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो पता नहीं कौन अंधभक्त निकल जाए इसमें। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न मतलब सॉवरेन नहीं है। वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सॉवरेन नहीं मानिए उसको। विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा करिए। अब यहाँ देखिए, गैर संप्रभु, नॉन सॉवरेन। तो आपको संप्रभुता शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, तब तो आप बताइएगा कि हमारी संसद संप्रभु है कि नहीं है, ठीक है। फिर विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा करिए। यानी आपको टोटली ये बताना है कि हमारी संसद सारे कानून बनाती है, पर ये फिर भी संप्रभु है या नहीं। तो सारा खेल इस बात पे है कि आप संप्रभु का मतलब समझते हैं कि नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, विच इंस्टीट्यूशन इज सॉवरेन और नॉट, ये डिफाइन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि संप्रभुता का पैमाना क्या है, किस किस चीज़ों के आधार पे आप करेंगे, ठीक है। तो ये भी बेसिकली किससे हो गया प्रश्न, हमारे जो विधि निर्माता है, मैंने बताया कि डीपीएसपी लागू करना है, एग्जीक्यूटिव, उस पक्ष से प्रश्न जुड़ा हुआ है कि नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न, मैंने पेपर एक्चुअली पहले देखा नहीं था, आज ही देख रहा हूं इस पेपर को। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी अब नेशन, राष्ट्र के हित को छोड़ के व्यक्ति के पीछे दौड़ रही है, मैंने व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये रियलिटी है। और मैंने बताया कि यहाँ डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। व्यक्ति उन्मुख अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या, डेमोक्रेसी के लिए वो सही है कि गलत है, गलत है। फ्री का मैंने अभी बताया ना कि कोई भी चुनाव लड़ ले, सबको प्रॉपर मौका हो, पर यदि एक व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो फिर वो अवसर क्या होते जाएंगे और लोगों के लिए कम होते जाएंगे। तो उस पक्ष से ये प्रश्न जुड़ा है कि नहीं, यानी कि मैंने ये प्रश्न देखा नहीं था, मैंने पहले आपको बता दिया। और अब प्रश्न इसीलिए मैंने मंगाया था कि इस बार क्या पूछा गया था, पिछले बार तक का मुझे ध्यान था, इस बार का नहीं पता था। तो अब देखिए, तीन के तीन क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए किसी न किसी एस्पेक्ट से। और चौथा है ई शासन को लेके पूछा गया है, ई गवर्नेंस को लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी डीपीएसपी मतलब सरकार जनता के कल्याण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सारे प्रश्न इतने से ही जुड़े हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्यों। चलिए अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा प्रीएम्बल की तरफ। चलिए फिर एक साधारण सा प्रश्न, प्रस्तावना क्या होती है। हमने तो संविधान का नाम ही नहीं लिया यार, हम तो पूछ रहे हैं प्रस्तावना क्या होती है। हम जो लिख रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसमें क्या क्या निहित होगा, उसी में प्रस्तावना का। पर हमारे संविधान की प्रस्तावना तो सारा संविधान जब पास हो गया तो उसके बाद पास किया गया, पास किया गया, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि वो क्या लिखने वाले हैं, क्या उसको लिखा जाता है। लिखा गया है, वो सब उसमें लिखा रहा है। चलिए ठीक है, और कोई बताइए। ठीक है, बेसिकली हम वो सारा काम जो है, जो किताब वो जिस बारे में भी है, उसका क्रक्स क्या है वो उसमें लिखा जाता है, प्रस्तावना, ठीक है ना। कि पढ़ने वाले को एक तरह से
हैं? एकदम कह सकते हैं, कोई दिक्कत, आप जो वर्ड यूज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली प्रस्तावना, सिंपली बात करें, प्रस्तावना का मतलब क्या, जैसे कोई किताब लिखी जाती है तो उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है ना, उस प्रस्तावना में क्या होता है, बेसिकली उसमें जो दृष्टि अपनाई गई है उसको लिखने में, जो विषय वस्तु जिस उद्देश्य से लिखा गया है, वो सारी चीज़ें संक्षिप्त में बताई गई होती हैं कि मैंने आप उसको पढ़ के लेखक का माइंडसेट जान सकते हैं थोड़ा बहुत कि किस दृष्टि से उसने इस किताब को लिखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे। तो आप सबको पता है प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा हुआ है कि पहला प्रस्ताव कब आया था, सबसे पहले कौन सा प्रस्ताव आया था संविधान सभा में? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तैयार किसने किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था ये बताइए पहले। 13 दिसंबर 1946 या 47? एकदम रट्टा हुआ है सब लोग। चलिए, किसने प्रस्तुत किया गया था, किसने लिखा था? नेहरू जी नहीं लिखा था, नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। और उस प्रस्ताव को ही जब पूरा संविधान पास हो गया तब उस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो बेसिकली उस उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा लंबा था, उसको काट छाट के छोटा किया गया और उसी को बाद में पास करके अपने संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर? तो कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो सब डेट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जो दूसरा टास्क है वो यही है कि आपको यदि मेंस देना है या पॉलिटी आगे पढ़नी है और समझ के साथ पढ़नी है, मतलब हर चीज़ को समझना है। एक तो हुआ कि हमने लिखा दिया और वो क्वेश्चन आपने रट्टा मार लिए, अगर उससे मिलता जुलता भी कुछ आ गया तो, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, वो केवल एक शब्द मिल जाना चाहिए उसमें, बस पूछा कुछ भी है, बस वो शब्द मिल गया अशोक। अब अशोक के बारे में पढ़ के गए हैं, अशोक की धम्म की वो आलोचना पूछ रहा है आपसे, आलोचनात्मक व्याख्या, पर आप वो धम्म के अशोक के बारे में जो पढ़े होंगे सब लिख देंगे कि 99 भाइयों को मारा था, ऐसे मारा था, वैसे मारा था, कलिंग युद्ध हुआ था, वो सब लिख देंगे उसमें। लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना। पर अब कंपटीशन में ऐसा नहीं चलेगा, कंपटीशन में ये माइंडसेट नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर के पास, अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, डॉक्टर के पास ये झोला छाप डॉक्टर है मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप जाइए कि कुछ भी आप बताइए कि हमको ऐसी बीमारी हो रही है, तो क्या 2-3 दवाई रखा है तो उसी में से उठा के आपको दे देगा। सबको भाई पैरासीटामॉल दे दो, कुछ दवाइयाँ सबको याद रहती हैं, भाई नॉर्फ्लॉक्स दे दो, ये ऑक्सीसिन दे दो, कुछ भी दे दो। तो क्या ये इलाज का सही तरीका है? हर आदमी को दवाइयों का नाम याद है कि नहीं? 8-10 मतलब सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, खांसी के लिए, इतना तो डॉक्टर आदमी इंडिया में सब लोग हैं कि भाई खांसी है तो ये सिरप ले लो, बुखार है तो ये वाला खा लो, दर्द हो रहा है तो ये वाला खा लो, सबको याद है, ठीक है ना। टीवी में प्रचार दिखा के याद भी करा देता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी बीमारी के लिए वही दवा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी अच्छा डॉक्टर बनना है तो क्या है, आपको हर मर्ज का पहले समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बीमारी को समझना पड़ेगा, उसके सारे सिम्टम को समझना पड़ेगा, और तब आप जो इलाज करेंगे वो परफेक्ट होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी हो गया तो वो क्या कॉमन दवाई, तो वो वाली दवाई कंपटीशन में नहीं चलेगी। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको सीखना है वो यही सीखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ये आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये तभी आएगा जब आप प्रश्न को ठीक से पढ़ना सीखेंगे। और इसीलिए मैंने आपको ये टास्क दिया है कि आप प्रश्न को लिखिएगा, क्योंकि लिखिएगा तो उसको कम से कम 2-3 बार आप पढ़िएगा। कि भाई एक बार में तो ये पूरा प्रश्न आप याद नहीं कर पाइएगा, तो 4-5 बार एक प्रश्न को लिखते समय 3-4 बार आप उसको पढ़िएगा कम से कम, ठीक है। तो इससे आपको डेवलप होगा, आपका माइंड सेट होगा कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। ये अगर आप समझ गए तो आधी लड़ाई आप जीत लिए, ठीक है ना। पूछा जा रहा है अशोक के धम्म में की मुख्य विशेषताएं बताइए, वो लिख रहा है कि अशोक का धम्म कैसे चालू हुआ,
कलिंग का युद्ध कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो पूछा ही नहीं गया वो आप लिख रहे हैं। और अरे यार 6 पेज लिख के आए हैं। यही तो कॉमन टेंडेंसी होती है हर आदमी की। 8 पेज लिख दिए, भर दिए हैं पूरा कॉपी, और नंबर आता है तो पता चलता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे मेंस एग्जाम देने वाले, पुराने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे अच्छा इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, धांधली हो रही है, हम 8 पेज लिखे थे, हमको नंबर नहीं था, वो 4 पेज लिखा था, उसको इतना नंबर आ गया। ऐसा कहते हुए आप लोगों ने सुना है कि नहीं? तो उसका रियल रीजन ये है, ठीक है ना, ठीक है ना, कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपने क्या जवाब दिया है, उसमें कितना जुड़ाव है। वो जुड़ाव जितना गहरा होगा तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। कुछ होता है एग्जामिनर, मान लीजिए कभी कभी घर से पिट के आया है या झगड़ा करके आया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि थोड़ा सा खुन्नस में नंबर काट दे आपका, ठीक है। वो कभी कभी एक्सेप्शन में हो सकता है किसी के साथ, भाई वो उसके साथ दुर्घटना हो ही जाए तो कोई क्या करेगा, तो वो जिम्मेदारी नहीं है। पर मैक्सिमम ये है कि आप प्रश्न को यदि समझ के लिख रहे हैं ठीक से तो आपको नंबर भी मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ये देखेगा कि हाँ जो पूछा जा रहा है वही लिखा जा रहा है, नंबर देगा। अब वो पढ़ेगा कि पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है, तो एक पैराग्राफ पढ़ेगा उसके बाद 5 नंबर। देखिए कॉपियाँ कैसे ऐसे ही चेक होती हैं, वो भी तो हमारी और आपकी तरह आदमी ही होता है। वो कंप्यूटर थोड़ी ना कि एक वर्ड आपका पढ़ेगा, उसने शुरुआत देखा उतने से उसका एक आइडिया बन गया कि किस टाइप का आदमी है, कि मतलब फालतू बात पे ज़्यादा जोर मार रहा है कि जो पूछा गया उस पर जोर मार रहा है। उसको लग गया कि हाँ ये भाई जो प्रश्न है उसको अकॉर्डिंगली ये लिख रहा है, तो एक परसेप्शन बन गया। वो हर क्वेश्चन को उसी दृष्टि से नंबर देता जाएगा। कहीं कम बेसी भी आपका है तो उसमें भी वो अपना दे देगा कैसे, चलो ठीक है, आदमी है, समझ लीजिए, हर चीज़ को समझना है आपको, ठीक है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना है। पर कहीं आपके साथ आपका बुरा वक्त चल रहा हो, वो झगड़ा करके आया हो घर से, तब तो फिर खतरा है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो दूसरा टास्क मेरा नोट कर लीजिए। दूसरा टास्क यही है कि यदि आपको पॉलिटी ठीक से समझनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से समझना है, आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि संविधान का दर्पण है, संविधान का आईना है, संविधान की चाबी है, ऐसे टर्म आप ही लोगों ने बताए। तो यानी कि चाबी है, तो संविधान का ताला खोलने के लिए हमको क्या चीज़ का ज़रूरत है? तो प्रीएम्बल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, एकदम दिल से याद होना चाहिए। राष्ट्रगान जैसे याद है ना, कितने लोगों को याद है राष्ट्रगान? किसको किसको नहीं याद है वो हाथ उठा भाई। बहुत लोग को नहीं भी याद होगा तो नहीं उठाएंगे कि भाई बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। बेइज्जती से नहीं घबराना चाहिए, ठीक है ना। पिछली क्लास वालों को मैंने बताया था, किसी को याद है? पिछली क्लास वाले आपको शेयर करेंगे। मतलब अपनी बेइज्जती होने से डरना नहीं चाहिए। मतलब अगर आप पे कोई हंस रहा है तो ये आपकी उपलब्धि है कि नहीं? नहीं बताइए। एक्चुअली आज ये चालू नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, इसको पूरा कर नहीं पाएंगे। चलिए इसी बात को करते हैं कि कैसे अगर कोई आप पे हंस रहा है तो कैसे अच्छी बात है। चलिए ये तो अच्छी बात है, ये तो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। कौन सा ऐसा आदमी है कि उस पर कोई अगर पूरी क्लास हंसने लगे तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, मेरे पे लोग हंस रहे हैं? कोई बताए ऐसा कोई व्यक्ति है ऐसी सोच वाला? कोई चाहेगा ऐसा हो उसके साथ? चलिए ठीक, कॉमेडियन नहीं, मतलब आपकी बात पे लोग हंसे अगर तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पर इसको ऐसे सोचिए कि आपकी लाइफ का मेन पर्पज क्या है? भाई ये जीवन मिला है किस लिए? पढ़ने के लिए कि खाली काम करने के लिए कि खाली सोने के लिए? आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है? आपको सबसे अच्छा तब लगता है जब आप बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं अपनी फैमिली के साथ, जहाँ भी आपको खुशी मिले। जैसे आप जब हंसते हैं तो आपको क्या होता है? सबसे अच्छा लगता है। यानी इस दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? हंसना और दूसरे को हंसाना। तो अगर आपकी किसी बात से और लोग हंस रहे हैं तो इससे अच्छा कोई काम हो सकता है? बताइए, इससे अच्छा कुछ है आपके लिए कि आप दूसरों की खुशी का कारण बन रहे हैं? ये अच्छा काम है कि खराब काम है? अच्छा काम है ना। तो अच्छा काम करने से आप लोग डरते क्यों हैं फिर?
तो आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, वो जरूर उठ के पूछिए, भले ही दूसरा हंसे तो क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मैंने पहले ही बोल दिया कि फिट वही जो जीतेगा, वही जो फिट होगा। और जो अपने मन में अगर हम पूछेंगे तो फलाना हंसेगा, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और लोग क्या सोचेंगे कि यार इसको ये भी नहीं आता है। और ये भी बात बता दें कि 95% लोग यही सोचते हैं कि हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और 95% लोग नहीं जानते हैं वाकई, और नहीं पूछते हैं कि बाकी लोग जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। चलता है ना ऐसा, सबको ये लगता है कि और सब लोग जान रहा है, लग रहा हम ही नहीं जान रहे। अब बगल वाला भी यही सोच रहा है, लग रहा है इसको पता है, हमको नहीं पता है। तो ऐसा होता है, इसलिए इस चीज़ को दूर करना है। इस क्लास को जितना इंटरेक्टिव बनाइएगा, बातचीत वाला बात रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके जो भी प्रश्न है हमसे पूछिएगा, तो डिस्कशन में जितनी चीज़ें आएंगी उतना स्पष्ट होगा, विषय भी स्पष्ट होगा और मज़ा भी आएगा। यस सर, एक सवाल है, ये जो डेमोक्रेसी आप बताएं, वो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है। तो सब जनता का एक ही मत थोड़े होता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो उसके लिए वही तो मेजोरिटी वाला सिस्टम रखा गया कि मेजोरिटी जिसकी तरफ है वो होगा, ठीक है ना। वो इलेक्शन में क्या, अभी हमारे इलेक्शन में क्या समस्याएं हैं वो अलग बात है, उस पर हम अलग डिस्कस करेंगे। वो इलेक्शन का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या भी गड़बड़ियाँ हैं, क्या और सुधार होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। पर सिंपल सी चीज़ है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी वाली बात है, जिसके पास ज़्यादा वोट हो गया वो जीत गया, ठीक है ना। तो ये सही बात है कि सब लोगों ने तो उनको दिया नहीं है, या सब लोग उनको चाहते नहीं है, उनके कुछ प्रशंसक हैं तो कुछ विरोधी भी हैं। तो ये है, तो वही तो राइट में तो आ ही गया। आप राइट में आपके बोलने का अधिकार है, तो आप सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इस सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर करने के लिए कौन सा बुक रहना चाहिए, या मतलब कि और आउटसाइड में कुछ करंट से जुड़ के आदमी भी बेहतर होना चाहिए? देखिए, बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो करंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पे वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पर फिर भी आपको जो मंथली आप करंट अफेयर की कोई मैगजीन फॉलो करते होंगे, उसमें पॉलिटी से संबंधित जो चीज़ें आएंगी वो चीज़ तो आपको देखना ही है कि आखिर में किस चीज़ से बेसिकली कोई भी, जैसे अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, ये किस विषय से रिलेटेड है। हम अभी जो फ्रेमवर्क आपको बताए उसमें किस टॉपिक से रिलेट होगा। सुनिए, अधिकार तो है ही, वो तो अलग बात है, वो तो विरोध करना अधिकार है, तो उससे तो जुड़ा ही है। नहीं, डीपीएसपी से भी नहीं, वो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि सरकार की जो कानून बनाने की सीमा है, क्या वो लिमिटलेस है या उस पर कोई लिमिट होना चाहिए। इस पक्ष को भी मैंने बताया था ना डेमोक्रेसी में, तो यहां से जुड़ा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि हमको इसकी जरूरत नहीं थी, आपने क्यों बना दिया। सरकार कह रही है कि भाई ये तो आपके हित में है, अब इसी पे चल रहा है। अब कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो एक अलग डिबेट है, वो आप लोग पेपरों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, वो अलग बात, ठीक है। तो दूसरा टास्क नंबर 2 नोट कर लीजिए, प्रीएम्बल आपको लिखना है कॉपी पे बड़े बड़े शब्दों में, ठीक है ना। प्रीएम्बल संविधान की प्रस्तावना, और उसको एकदम बाय हार्ट याद करके कल आना है। कल हम सुनेंगे एक एक करके, ठीक है ना। जिसको भी चाहे हम खड़ा कर देंगे और कहेंगे आप सुनाइए, ठीक है। तो अगर आपको ये डर है कि लोग हंसेंगे, तो आपको याद करके आना है। याद हो जाएगा ना कल, हैं?